हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अभी दो चीज़ पढ़ा है, बल्ब और कॉइल्स, हीटिंग कॉइल्स। आगे हम पढ़ेंगे आज गैल्वेनोमीटर, मीटर, वोल्ट मीटर। तो पहला थर्ड इंस्ट्रूमेंट हुआ हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है? तो यूज है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। किसी लूप में, किसी वायर में करंट बह रही कि नहीं बह रही है, और बह रही है तो किधर बह रही है, ये पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, छोटा सा जरा सा जल्दी से समझ लिया जाए। ये से इसमें अंदर में मैग्नेट होते हैं, ऐसा ये मैग्नेट हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा मैग्नेट हो गया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो, एक इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है। सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन, ये वाला ऐसे ये सिलेंडर हुआ ना, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ऐसा अंदर, ये अंदर की तरफ ऐसा हुआ। ठीक है, तो अंदर की तरफ हुआ ऐसा, इस बाहर ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर का कोर कहलाता है। फिर इसी पे इधर से एक वायर आती, जिसमें करंट आती है ऐसे, वो अंदर इस पे ऐसा कई बार ऐसा घुमा के इसको हम लोग, ये जो लाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वाइंडिंग्स बना रहे हैं। मतलब जैसे ये सिलेंडर हुआ था ऐसा, तो वायर ऐसे आया और ऐसे वाइंड, ऐसे हम लोग ऐसे कई बार ऐसा लपेट रहे हैं। तो आप यहाँ सामने देखें तो आप एक लाइन देखेंगे डायमीटर के लॉन्ग, ऐसे गया नीचे, ये लाइन देखे आप, फिर लाइन देखे आप, फिर लाइन देखे आप, ऐसा लपेटा हुआ है। आप बताओ जो ये लूप है किस इनका शेप कैसा होगा? तो मैं तो कहूँगा कि ये लेंथ एल हो गया और डायमीटर उसका ब्रेड्थ हो गया, और ये रेक्टेंगल हो गया, ऐसा। सामने से कहूँ तो कैसा, इधर क्रॉस सेक्शन है, लेंथ ब्रेड्थ ऐसा नहीं, तो रेक्टेंगुलर ये लूप होते हैं, है ना। तो वो करंट आती है अंदर, तो इसमें ऐसा बहती है इसमें, और फिर बह के फिर अंदर से यहाँ से निकल जाती है। इसलिए यहाँ पे दो नॉब्स इसमें ऐसे लगे रहते हैं, जहाँ से हम वायर जोड़ते हैं। इसमें आप गैल्वेनोमीटर देखे होंगे, दो उसमें ऐसा स्क्रू टाइप का रहता है, उसमें एक वायर इधर एक वायर जोड़ देते हैं, ये दो वायर हो गए। इसके बाद इसी में एक प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिक मतलब उस पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का असर ना हो, ऐसा नीडल जोड़ देते हैं। ठीक बात है, और ये नीडल एक ऐसा इस पर मूव करती है, ऐसा कैलिब्रेशन होता है, यहाँ 0 लिखे रहता है, और बाकी सब ऐसा इसमें मार्क्स बने रहते हैं दोनों साइड में। ठीक है, ऐसा बना रहता है, इस पे ऐसा ये रोटेट करता है। बस सिंपल ऐसे बनाएंगे। होता क्या है कि जब करंट आके इसमें से घूमता है और चले जाते हैं, यहाँ पर ये लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रेडियली बनाते हैं। बने रहता है। तो अभी इसके बाद अगला चैप्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां समझेंगे कि आप इतना ही जान लो कि अगर एक करंट फ्लोइंग अगर है, तो किसी लूप में करंट ऐसा बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड रख देते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है। ये पूरा डिटेल हमको पढ़ना कि कितना टॉर्क लगाता है, कैसे रोटेशन होता है, ये सब डिटेल पढ़ना है, अभी के लिए मानना है। तो इस लूप पर ये मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा तो ये ऐसे घूम सकता है। तो जब अगर ये नीडल इसमें फिक्स हो गया, ऐसे घूमेगा तो नीडल भी घूमेगा, है ना, तो वही रीडिंग देता है। और जो टॉर्क लगता है, वो देखेंगे आप लोग, प्रोपोर्शनल टू करंट आता है। ये मानना नहीं है बालक, अभी के लिए समझना है। ये टॉर्क का पूरा फॉर्मूला डिराइव होगा, आपका सिलेबस की बातें है, इसलिए अभी मान के चलिए, जब है तो परेशान मत रहिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं आपसे, अगर करंट बड़ा भेजिएगा तो बड़ा टॉर्क लगेगा, तो ज्यादा घूमेगा, ये कम में कम घूमेगा। ठीक है, तो बस, तो ये जितना ज्यादा घूमे उसके हिसाब से करंट यहाँ पर नापा जा सकता है। तो यही काम है। अब
डिटेक्ट कैसे हुआ कि करंट आया, अगर पास इसमें हो तो ये यहाँ से हिल जाएगा आगे, चाहे पाए आगे बाएं बाएं देखने क्यों बोल रहे हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक क्यों बोल रहे हैं? बालक मान लो करंट आया और इसमें ऐसे बहा तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब इधर से भी करंट आ कैसे उल्टा बहे, तो उल्टा बहेगा। तो अगर इधर से बह रहा तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो उल्टा बहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। किधर से क्लॉक होगा किधर से एंटी क्लॉक होगा ये परेशान मत रहो, ये तो पढ़ोगे, बट ये तो ये बात मानते हो ना कि क्लॉकवाइज बह रहा तो अगर इधर भाग रहा तो एंटी क्लॉक इधर जाएगा। बस इतना ही बात आपके लिए जानना है कि हाँ ये लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है, इसलिए दोनों बातें हो गया। अगर ये अपने जीरो से हटा तो इसने डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भाई यहाँ करंट आ गई, और अगर इधर जा रहा, अब ऐसे इसमें व्यवस्था बना होता है एक्चुअली कि जब करंट ऐसे आके ऐसे जाता है तो ये इधर रोटेट होता है, शो करता है करंट ऐसे जा रहा है, और जब इधर से आता तो ये इधर, इसीलिए तो बीच में रखा जाता है कि दोनों तरफ संभावना रहे। सो करंट लेफ्ट से राइट अगर लेफ्ट से राइट जाता है तो ये ऐसे घूम जाता है, लेफ्ट से राइट घूम जाता है, और राइट से लेफ्ट जाता है तो ये ऐसे घूम जाता है, यानी ये डायरेक्शन भी करंट का बता सकता है। इसीलिए दिस इज क्या, गैलोमीटर। बस इतना ही जानना है। अब हमारे लिए ये तो डायग्राम होगा, हमारे लिए क्या है, हमारे जैसे बल्ब में बहुत कुछ बात है, कांच है, फिलामेंट है, टंगस्टन का बना है, और बहुत सारा बात उसके अंदर, वैक्यूम है, बहुत सारा बात। बट हमारे लिए फिर कहे कि हमारे लिए सर्किट में सब कहानी नहीं, वो एक जस्ट क्या है, रजिस्टर है। तो वैसे ही गैलोमीटर में ठीक है बहुत सारा कहानी है, मैग्नेट है, ये है वो है, सर्किट में इसका क्या रोल होगा, कितनी अहमियत हम रखेंगे। सर्किट में हमको बस इतने से मतलब है कि गैलोमीटर, ये हम यहाँ जी लिखते हैं, गैलोमीटर बन गया, इसका आर जी मतलब हो जाए क्या, इस क्वाइल, जो ये वाला क्वाइल इसमें घुमा उसका रेजिस्टेंस। आर जी मतलब, सब लोग नोट कर रहे होंगे साथ साथ, आर जी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर क्वाइल। जी का मतलब सब लोग गैलोमीटर समझेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर क्वाइल, आरजी हो गया। एक आरजी जानना है और एक और बात जानना है, आईजी। और आईजी का मतलब होगा बालक, गैलोमीटर में बहने वाली करंट नहीं, और कहाँ बहेगी, वहीं तो बहेगी, और क्या, ये बात नहीं। दूसरी बात, अभी यहाँ बात हुआ कि जितनी बड़ी करंट लाओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो कोई तो लिमिट होगा ना कहीं कि भाई हमारा इंस्ट्रूमेंट यहीं तक ना, इतने हद है, इसका लिमिट है। तो आईजी वो करंट है जो डीडीएल को मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करा सकती है, यानी उल्टा भी कह सकते हो, आईजी इसमें बहने वाली लिमिटिंग करंट है। आईजी एक बार क्वेश्चन डिफाइन कर देगा तो हम उस गैलोमीटर के थ्रू आईजी से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देंगे। सो आईजी, इसलिए आईजी को बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। आईजी को बोला करेंगे हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी। तो हमारे लिए आईजी का क्या महत्व हो गया, कभी भी गैलोमीटर से होके आईजी से अधिक करंट अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई पूछ लिया कि बताओ अगर किसी गैलोमीटर में आईजी से ज्यादा करंट बहाएंगे तो क्या होगा, कॉइल जल जाएगी, गैलोमीटर जल जाएगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नीडल टूट जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली स्टॉपर लगा रहता है, ऐसा बाहर एक निकला रहता है स्टॉपर, तो ये जाके अंत में यहाँ रुक जाए, अब और तो टूटी, ये नीडल टूट जाएगी नहीं, तो हम तोड़ेंगे क्यों, इसलिए आईजी से अधिक करंट कभी नहीं फ्लो करें। तो हमारे लिए बस इतनी ही बात है कि आईजी एक गैलोमीटर एक क्या है, रेजिस्टेंस है, उसमें से आईजी से अधिक करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ये इधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट से जाएगा तो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा। बस हमारे लिए गैलोमीटर इतना ही हुआ। अब इसी गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर और वोल्टमीटर दोनों बनाया जाता है, ठीक है, इसी को कन्वर्जन किया जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला फोर्थ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into an ammeter।
एक तरीके से मीटर पढ़ रहे हैं, एक तरीके से हम एमीटर ही पढ़ रहे हैं। एमीटर क्या होता है? तो कोई अब हम बस ऐसा सिंबल बनाने जाएंगे, इतना बड़ा नहीं बनाएंगे, हम ये सिंबल बना रहे हैं क्या कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर थी RG का, ठीक है, वो इसका IG भी गिवन है, ठीक है। तो बालक समझो, मान लो IG 10 मिली एम्पियर है, इस गैल्वेनोमीटर का IG 10 मिली एम्पियर है, तो 10 मिली एम्पियर आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें 10 मिली एम्पियर बहाएंगे तो यहाँ 10 लिखा रहेगा और ये नीडल यहाँ तक चली जाएगी। IG जब 10 है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो कोई पूछे कि इसको आप एक अमीटर बना दो 10 मिली एम्पियर तक पढ़ने वाला, इस गैल्वेनोमीटर को एक अमीटर बना दीजिए 10 मिली एम्पियर पढ़ने वाला, फिर तो कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं भाई साहब। अगर वो 10 मिली एम्पियर हम बहाते हैं तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्स हो जाता है, और कह रहे हम 10 मिली एम्पियर तक नापने वाला मीटर चाहिए, तो उनको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर कहीं जी लिखा रहेगा, गैल्वेनोमीटर का निशान पर लिखा रहता है, तो पहला काम करना है, कोई जी मिटा देना है और वहां पर क्या लिख देना, ए अमीटर, अमीटर बन गया। और बालक यहाँ 1 2 3 और यहाँ तक क्या 10 तक कैलिब्रेशन कर देना है। एक जगह एमए लिख देंगे, मिली एम्पियर होता है एमए, हो गया, ले जाए, हो गया। कैसे हो गया? देखिए पहले तो मिली एम्पियर लिखा है, ये मीटर है। दूसरा कि आप क्या चाहते थे कि सर हम चाहते थे कि हम 10 मिली एम्पियर तक करंट बहाएं तो हमारा रीडिंग दे, हम लाइए बहाइए। हम 2 मिली एम्पियर बहाएंगे तो क्या बल्कि 2 तक आएगा, वहां 2 एम्पियर लिखा रहेगा, खुश हो जाएंगे। 10 का बहाएंगे, यहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ जहाँ 10 मिली एम्पियर लिखा रहे, खुश हो जाएंगे, बस बन गया सर, लीजिए आपका काम हो गया। कहते बात तो सही है यार, बन गया मेरा। लेकिन मान लो वही कस्टमर ये कहता कि नहीं मुझे ना 10 एम्पियर तक का बना के दीजिए, इसी गैल्वेनोमीटर से 10 एम्पियर तक का हम अमीटर बना के दीजिए, तो बवाल हो जाएगा। 10 एम्पियर नापना है तो नीडल टूट जाएगी, तो वो तो कितनी पड़ सकती है, बस 10 मिली एम्पियर 10 एम्पियर कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। तब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, वो कुछ उसमें अंदर में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम पहले आपको एक यहाँ लाइन लिखवाना चाहते हैं, अब फिर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। वो लाइन आप लिखिए, नोट कीजिए, देखिए कि गैल्वेनोमीटर, आप शॉर्टकट जी लिख लिया कीजिए। गैल्वेनोमीटर इज इटसेल्फ एन अमीटर, गैल्वेनोमीटर इज इटसेल्फ एन अमीटर रीडिंग अप टू IG। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाम मिटा के सब लिख दीजिए बस। गैल्वेनोमीटर इज इटसेल्फ एन अमीटर रीडिंग अप टू IG, but to convert it into an ammeter reading for higher values of I, following modifications are required. Higher value of I, following modifications are required. ठीक बात, क्या क्या अब बनाते हैं। बालक हम जानते हैं कि हमारा इसका क्षमता है IG, वो चाहते कि नहीं कैपिटल I में करंट नापना चाहता हूं, वो मेरी लिमिट है। तो अब तो पहले उनकी बात सुनो, क्या चाहते, वो कहते हैं कि ऐसा हमारा 10 मिली एम्पियर था ना ये वाला, कहते हैं हम 10 एम्पियर तक 10 एम्पियर तक का हमको मीटर चाहिए मेरे को। वो क्या चाहते सुनो, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मैं जब इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं तो यह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो और वहां 10 एम्पियर लिखा हो, यही चाहते हैं ना। बस उनका बात ध्यान रखो, चाहते हैं कि अब क्या चाहते हैं, जब वो I 10 एम्पियर I, जब वो I
फ्लो कराना चाहते हैं तो वो चाहते हैं गैलोमीटर मैक्सिमम रिफ्लेक्स हो, मतलब वो क्या चाहते हैं कि वो आई फ्लो करें तो मेरे गैलोमीटर में कितनी करंट फ्लो हो, आई जी, छोटी करंट फ्लो हो। यहाँ डिफ्लेक्शन हो जाए वहाँ 10, लेकिन मिटा के वहाँ पे क्या लिख दे 10 एम्पियर, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा काम बिगड़ गया, हमारा काम तो बहुत बड़ा करंट आ रहा है, तो हम तो चाहते कि आई में से आई जी ही इसमें जाए, तो बाकी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेट रास्ता देना पड़ेगा ना, ताकि बाकी करंट इधर से बह जाए नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस गैलोमीटर में एक ऐसा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे पैरेलल में, ताकि जब ये आई फ्लो कराएं तो इसमें आई जी जे और बाकी करंट नीचे से पास हो जाए, हमारा गैलोमीटर बच जाएगा, हमारे गैलोमीटर में आई जी बहेगा, और आई जी बहेगा तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, हम अच्छे से मिटा के सब कुछ बढ़िया से लिख देंगे वहां पे, बस बन गया एमीटर। इसलिए इस तरह से कर, इसको आर एस कहा जाता है, आर एस को कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। एक्चुअली शंटिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग पैरेलल पाथ, सो दिस इज शंट रेजिस्टेंस, पैरेलल जोड़ देंगे, बस पढ़ाई खत्म। और समझदार बच्चे के लिए बात यही खत्म हो गया। समझदार बच्चे का मतलब ये, मेरा कहना ये है, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, यानी आई जी आर जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस। तो वो बच्चा आर एस के वैल्यू निकाल लेगा, शंट रेजिस्टेंस निकाल लेगा और पैरेलल लगा देगा, और वो आर एस इधर बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो वो कस्टमर घबरा जाएगा, अंदर में कहीं छुपे रहना चाहिए था शंटिंग डिब्बा के अंदर, और देखने में यहाँ, अब यहाँ क्या लिखा 1 मिली नहीं, यहाँ पे अब ए लिखा, एम्पियर लिखा रहेगा, 1 2 3 10 एम्पियर लिखा रहेगा। जब वो उधर से 10 एम्पियर फ्लो कराएंगे तो शंटिंग वाले से बाकी इधर भागेगा, और आई जी इसमें से बह जाएगा, कॉइल में से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नीडल हमारे यहाँ आ जाएगी, यहाँ 10 एम्पियर लिखा रहेगा, हमारा खुश हो जाएंगे हम, हमारा काम बन गया। बस तो यही है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू एमीटर। अब इसमें मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं कि क्या पढ़ाया सर, आप क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो ऐसे कैसे पूछेगा, देखिए ऐसे पूछता है सब कि ए गैलोमीटर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम, ए गैलोमीटर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम एंड IG 10 मिली एम्पियर। गैलोमीटर की जानकारी देगा, तो मैंने कहा ना, गैलोमीटर की जानकारी देने के लिए क्या क्या दिया जाता है, उसका रेजिस्टेंस दिया जाता है, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दिया जाता है, तो दोनों दिया है बालक। तो उन्होंने कहा कि गैलोमीटर है जिसका RG 10 ओम 50 ओम है, RG 50 ओम है, और IG उसका 10 मिली एम्पियर है। कहता कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू ए एमीटर रीडिंग अप टू 1 एम्पियर। तो बोलो उन्होंने क्या क्या दिया, क्या क्या पूछा, IG दिया क्या, यस सर 10 मिली एम्पियर, RG दिया क्या, यस सर 50 ओम, I दिया क्या, यस सर कितना 1 एम्पियर, IG दिया क्या, यस सर कितना 10 मिली एम्पियर। विल फाइंड क्या, RS, हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू एन एमीटर। अगला conversion of ammeter into a voltmeter। conversion of ammeter into a voltmeter, एमीटर को वोल्टमीटर में बदलने का। तो वोल्टमीटर क्या करता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। अच्छा, तो बालक फिर मैं वही स्टेटमेंट लिखवाना चाहता हूँ, ये जो अपना गैलोमीटर देखे हो, इसमें IG बहता है, RG है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V इक्वल टू IR, IG इंटू RG, नहीं, तो इसका एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IG RG। मान लो ये आ रहा है 1 वोल्ट आ रहा है, मान लो IG इंटू RG का वैल्यू 1 वोल्ट आ गया, तो क्या मैं ये ना कह दूं कि 1 वोल्ट तक तो ये खुद ही वोल्ट मीटर है, क्योंकि आप
1 वोल्ट हमने क्या IGRG 1 वोल्ट आ गया। अब आप कीजिए 0.1 वोल्ट लगाइए तो थोड़ा सा नीडल घूमेगी, तो हम यहाँ अब यहाँ एक जगह पे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, यहाँ 0.1 0.2 ऐसा लगा देंगे, यहाँ 1 वोल्ट लिखा रहेगा, यहाँ पर फुल पे 1 वोल्ट लिखा रहेगा। तो 0.1 पे 0.2 पे 0.1 वोल्ट पे यहाँ आएगा और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो IG इंटू RG तक तो ये वोल्ट मीटर का काम, बस ये एमीटर गैलोमीटर हटा के वोल्ट मीटर लिख देना है, वहां तक तो ये खुद ही वोल्ट मीटर है। समस्या तब होगी जब यहाँ पर हम 1 वोल्ट से ज्यादा लगाए, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो और ज्यादा हो ना, तो तब क्या हो वो सोचना हम लोग, तो उसके लिए फिर कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। तो वो बात लिखा जाए गैल्वेनोमीटर इज इटसेल्फ ए वोल्ट मीटर। Galvanometer is itself a voltmeter reading up to IGRG volt. Galvanometer is itself a voltmeter reading up to IGRG volt. ठीक बात। To convert it into a voltmeter of higher range, following modifications are required. Following modifications are required. चलो बाला, तो अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर है RG अपना, जो IG बह सकता है, और उन्होंने इस पे IGRG से ज्यादा वोल्ट लगा दिया, पोटेंशियल ज्यादा लगा दिया। जिससे हमारा आज बात हुआ था ना, IGRG की वैल्यू मान लो 1 वोल्ट आ रहा था, अभी उन्होंने कहा मैं 10 वोल्ट तक का वोल्टमीटर बना रहा हूं। तो जब वो 10 वोल्ट लगाएंगे तो फिर तो ज्यादा करंट बहेगी, और हम जानते हैं कि इसमें से हम IG से अधिक करंट फ्लो नहीं होने देंगे। तो क्या करें, पहले उनकी बात समझते। वो चाहते हैं कि 1 वोल्ट नहीं, वो 10 वोल्ट लगाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब वो 10 वोल्ट लगाएं तो यहां मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो, वहां 10 वोल्ट लिखा हो। अंदर क्या, उनसे क्या मतलब, वो 10 लगाएं, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो, 10 वोल्ट लिखा हो, विल बी हैप्पी इनफ कि हाँ सही है। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं कि 1 वोल्ट लगाने से ही यहाँ IG बह जाती है, तो 10 लगाया गया, उन्होंने वोल्टेज बढ़ा दिया, I हमको नहीं बढ़ाना, हमको IG रहना है। हम जानते हैं ओम्स लॉ से I इक्वल होता है V/R, I भी रखना, उन्होंने V बढ़ा दिया, तो हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, R, हमको R को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम करेंगे कि इसके सीरीज में एक क्या और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, R, सुने वाला ऐसा R चुनेंगे कि जब वो इन दोनों एंड्स के क्रॉस, जब वो अपना वोल्टेज V लगाएं तो करंट कितनी फ्लो हो, IG। मतलब क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं कि IG इक्वल टू V अप्लाइड जो लगाना चाहते हैं अपन क्या, V अप्लाइड नहीं लिखना चाहिए, V मैक्सिमम है, मैक्सिमम से कम भी तो लगा सकते हो, V मैक्सिमम अपान क्या, R प्लस RG। नहीं, जब वो मैक्सिमम वोल्टेज लगाए अपना रेटिंग वाली, तो उसमें IG बहे, तो R यहां से हम R निकाल लेंगे, और R यहां पर हम सीरीज में क्या ऐड कर देंगे, समझ रहे बात। तो हमारा बन गया क्या, ये वोल्टमीटर बन गया जो पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकता है। अब कैसे, अब कैसे क्वेश्चन आएगा फिर से, तो ऐसे ही आएगा ना कि एक गैलोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब RG कितना है 50 ओम, उसका IG है 1 मिली एम्पियर, IG यह दे दिया उन्होंने। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 1 वोल्ट, तो ये V मैक्सिमम दे दिया उन्होंने, हम क्या निकाल लेंगे R, और सीरीज में यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, ठीक बात है। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू अ मीटर एंड ए वोल्टमीटर, ठीक है। इस पर क्वेश्चन लिखिए तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि वी हैव ए वोल्टमीटर
we have a voltmeter of resistance 50 ohm, 50 ohm, and IG 10 milliampere, IG 10 milliampere. फिर लिखिए how can you convert it into a पहला दो पार्ट, पहला मीटर रीडिंग अप टू 1 एम्पियर, IG 10 मिली एम्पियर दिया गया आपको, और RG कितना दिए 50 ओम, और पहला एमीटर बनाना है, मीटर अप टू कितना, रीडिंग अप टू 1 एम्पियर। IG लीजिए आप लोग कितना 10 मिली एम्पियर, RG लीजिए 50 ओम, अमीटर बदलिए रीडिंग अप टू 1 एम्पियर। दूसरा वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 10 वोल्ट। इसका आंसर बताइए। तो फॉर्मूला पुट मत करिए, सब लोग ऐसा डायग्राम बना, एमीटर बनाइए कि RG हुआ, ये शंट हुआ, ऐसा डायग्राम बना करिए, कभी नहीं भूलेगा। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो फॉर्मूला तो भूल ही जाता है। इसे समझ करोगे, ऐसा शंट हुआ, ऐसा पैरेलल देना है, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है, सोचो तो एकदम अभी कभी हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उम्मीद करते सारे लोग कर लिए होंगे, हमारे साथ मैच कर रहा है अपना आंसर। तो पहला एमीटर बनाना है तो हमको एक शंट रेजिस्टेंस देना पड़ेगा पैरेलल में। RG कितना है 50 ओम, मान लीजिए RS ओम हमने डाल दिया, वो चाहते इधर से कितनी आए 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मतलब कितना मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर। जब 1000 मिली एम्पियर आए तो 10 इधर जाए और इधर कितना जाए 990 मिली एम्पियर इधर जाए, सही है। तो बस तो क्या होगा 10 इंटू 50 वोल्टेज बराबर इक्वल टू RS इंटू 990। सो वी हैव RS इक्वल टू 50/99 ओम। इतने का हम एक शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे तो अपना काम हो जाएगा। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर के लिए क्या करना होगा, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा ना। ये 50 ओम का था, R ओम और जोड़ेंगे कि जब वो कितना लगाएं 10 वोल्ट, इसमें करंट बहे IG। सो करेंगे हम लोग IG मतलब 10 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर बदल लेते हैं, 10 मिली एम्पियर को एम्पियर बदल ली, इज इक्वल टू कितना, इक्वल टू V/R। तो V कितना लगा अपना, वो कितना लगाना चाहते हैं 10 वोल्ट, 10 वोल्ट अपान जो R हम जोड़े हैं और एक और कितना है 50, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आ गया R प्लस 50 इज इक्वल टू 1000। सो R इक्वल टू हो गया 950 ओम। चाहिए तो इतना का हम सीरीज जोड़ देंगे हो जाएगा। तो ये बात हो गया। अब एक चीज देखिए, सब लोग इसको समराइज कर दिया जाए। देखिए गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर जो एमीटर बदले हैं, देखा आपने एक और पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा है। आपको पढ़ाया गया कि जब दो रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर को जब हम एमीटर बदलेंगे तो एमीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी कम हो जाएगा।
और यहाँ क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस में यहाँ सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो वोल्ट मीटर का मतलब कौन हुआ सर, ये हुआ वोल्ट मीटर और ये हुआ अमीटर। आरजी नहीं रह गया, आरजी और आरएस मिलके ये यूनिट है क्या, एमीटर, और ये यूनिट है क्या, वोल्ट मीटर। तो अमीटर का रेजिस्टेंस गैलोमीटर से भी कम होगा और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अमीटर से ज्यादा होगा, गैलोमीटर से भी ज्यादा होगा। तो एक नोट करके एक दो बात ऐसी बातें हैं जो नोट कर ली, थ्योरेटिकल चीजें आती हैं, नोट कीजिए। नोट का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए कि if we convert a G मतलब गैल्वेनोमीटर, if we convert a G into ammeter and voltmeter, then ऐसा लिख दें क्या, ऐसा लिख देते हैं कि RA सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा RJ होगा, सबसे बड़ा होगा RV। नहीं, एक ही चीज से तो बना रहे हैं, उसी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना रहे हैं और वोल्टमीटर बना रहे हैं। तो अमीटर का रेजिस्टेंस सबसे छोटा बना है और वोल्टमीटर का सबसे बड़ा बना है। ठीक बा, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं ये आइडियल बिहेवियर क्या शो करेंगे, आइडियल बिहेवियर का क्या मतलब होगा। तो पहले जरा समझ लीजिए तब नोट करिए। जैसे देखिए, मैं ऐसे आपसे कहूं कि ये एक सर्किट है, ऐसा, और हमने एमीटर यहाँ लाइन में जोड़ा, मीटर जोड़ा ताकि करंट नापे। ये वाला 2 ओम का था और ये था 10 वोल्ट का सेल लगा था, 10 वोल्ट का सेल लगा था और दोनों रेजिस्टेंस इक्वल थे 2 ओम के। ठीक, करंट के अगर एमीटर ना होता तो करंट कितना बहता, इसमें करंट कितना बहता, 10/4 नहीं, पहले बह रहा होता। एमीटर ना होता तो कितना करंट, 10/4 करंट बहता। अच्छा, अब बताओ, अब इसी करंट नापने के लिए तो एमीटर जोड़ोगे, कहीं एक सीरीज में, इस लाइन का सीरीज में एमीटर जोड़ दिया जाता है। अब जोड़ोगे तो यही एमीटर तो जुड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस 0। क्या अमीटर का रेजिस्टेंस कितना, को पूछे कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो क्या बोलोगे, इन दोनों का पैरेलल RG × RS / RG + RS। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर R + RG, मिला के बोलोगे। तो क्या एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, नहीं होता तो है। तो बालक सोच रहे हो, अगर कहीं एमीटर जोड़ोगे तो ये 2 ओम और एक यहाँ RA भी तो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा ही होगा। तो क्या तुमको लगता है करंट बहेगी वही पहले वाली जो बहनी चाहिए थी ना, कुछ तो कम बहेगी, नहीं ये कुछ तो कम बहेगी, जो बहेगी वही तो नापा जाएगा। इसलिए एमीटर कभी भी सही करंट नहीं नाप सकता, बिकॉज वो खुद ही रेजिस्टेंस सर्किट में दे देता है और रेजिस्टेंस देने से वो सर्किट रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, बिकॉज सीरीज में ही जुड़ेगा, बढ़ाएगा तो करंट ही कम आएगी, इसलिए कम ही नापेगा। इसलिए अब सोचो कि अगर हम चाहते हैं कि एमीटर आइडियल हो, आइडियल मतलब जो बह रहा है वही चीज नापे, तो क्या होना चाहिए, बोला जाए क्या होना चाहिए। अगर वही बहेगा तो जो बह रहा है वही बहते रहना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जेमी बोले आइडियल 0 होना चाहिए, फिर इधर देखो तो अजीब लगेगा, 0 कैसे होगा भाई। इसीलिए तो आइडियल है कि जो नहीं हो सकता वो मान रहे हैं, नहीं तो असली तो ये बात लिखा ही हुआ है। इसीलिए एमीटर में आइडियल एमीटर लिखने जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि उसका ये, हम 0 तो नहीं लिख सकते ना, फिजिक्स में वो भाषा है क्या, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो यही बात लिखते हैं। लिखा जाए कि नोट का नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे थे आप कि an ideal ammeter should have negligible resistance,
आइडियल एमीटर शुड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। मतलब जिस अब कहने मतलब एमीटर लिखा है और बना है सर्किट में और उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप तो आइडियल मान के करोगे। तो जब आइडियल आप मान लोगे तो आप उसका रेजिस्टेंस में 0 मान के ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, आइडियल एमीटर शुड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर का क्या ख्याल है? जब वोल्टमीटर बात करो तब लिखो वाला। अब मान लो हम चाहते थे इसके क्रॉस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापना, तो ऐसे हम यहाँ वोल्टमीटर जोड़ेंगे, ऐसा वोल्टमीटर जोड़ देंगे। अब सोचो तो क्या होगा जरा सा। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? गैलोमीटर से भी ज्यादा है, बड़ा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन सिंपल बात है भाई, इसकी न रहने से कितना वोल्टेज होता बताओगे यहाँ पर? 5 वोल्ट। सबको समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ वोल्टमीटर न होता तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता? 10 वोल्ट था तो 5 वोल्ट यहाँ, 5 वोल्ट यहाँ, यार I इंटू आर यार 10/4 इंटू 2 5 वोल्ट आता ना। तो ये वोल्टमीटर न रहे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। तो उसी 5 वोल्ट को नापने के लिए तो वोल्टमीटर जोड़ रहे हैं हम लोग। तो सोचो जरा, क्या ये महाराज 5 वोल्ट नाप पाएंगे? कैसे नापेंगे? ये आर भी कुछ तो होगा, कुछ क्या बहुत कुछ होगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो अलग रेजिस्टेंस आएगा, ये अलग होगी, करंट ही उधर ही नहीं बहेगी, करंट ही बदल जाएगी नहीं। अच्छा कोई पूछे कि बताओ करंट घट जाएगी बढ़ जाए तो क्या बताओगे? कोई पूछे वोल्टमीटर यहाँ ऐड कर दिए तो जो करंट पहले थी वो पहले से ज्यादा होगी कि कम? क्या बोलोगे? पहले से ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्योंकि पढ़ा जानते हो ना, जब दोनों को पैरेलल जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा हो जाता है। तो अब ये रेजिस्टेंस 2 से भी छोटा हो गया। पहले 2 था तब ये करंट थी, अभी ये चीज 2 से छोटा है तो सर्किट का रेजिस्टेंस पहले से छोटा हो गया। छोटा हो गया तो करंट क्या होगी? बड़ी हो गई। अब बालक, अगर करंट बड़ी हो गई तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 5 से ज्यादा हो जाएगा, IR ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 5 से ज्यादा होगा तो यहाँ 5 से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जो मैं बात बोला उसको नहीं समझो, रिपीट करके देख लो क्या बोला हूं मैं। सो ये सही रीडिंग नहीं देगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये रीडिंग है वो 5 वोल्ट ही आए, सही है। आइडियल मतलब जो है वही नापे। तो तुम क्या विश करो? होगा नहीं वो छोड़ो। तुम क्या चाहते हो कि सर ये हो जाता ना तो 5 वोल्ट नाप देता, तो क्या कहोगे? तो सर इधर से आता, इधर से करंट 10/4 ही बहता तो यहाँ 5 का ड्रॉप हो जाता, तो खुद ही यहाँ 5 का ड्रॉप हो जाता, करंट में चेंज ना होता सर, तभी ऐसा हो सकता था। हम कहेंगे यार चेंज नहीं होना चाहते तो इधर 10/4 लिखे हो तुम, तो इसका रेजिस्टेंस 4 होना चाहिए। तो हाँ सर होना चाहिए। तो 4 होने के लिए ये दोनों सीरीज में होना चाहिए, 2 to 4 तभी होगा। तो हाँ सर होना चाहिए। और सीरीज में होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम करंट शुड पास थ्रू दिस 2 रजिस्टर्स। सेम करंट, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें जाए, इधर करंट ना जाए, तभी हो सकता है। तो ठीक है, विश करो। हाँ सर विश करते हैं कि करंट इधर ना जाए, सीधे चले जाए और ये नाप ले। तो एक बार तो मैं बोलूंगा कि ऐसा महाराज कैसे होगा? जब तक वोल्टमीटर में करंट नहीं बहेगी, वो कोयल कैसे घूमेगा, नीडल कैसे घूमेगी, रीडिंग कैसे आएगा? तो जब तक तुम कह रहे हो करंट ही ना जाए नाप ले, अरे नहीं जाएगा तो मर जाएगा वो, नापे कैसे? टॉर्क कैसे निकालेगा वो? तो कैसे? इसीलिए तो आइडियल बात हो रही है ना सर। मान लीजिए, ठीक है मान लेते हैं, तो क्या माना जाए बताइए कि आइडियल वोल्टमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा, रीडिंग देगा। ठीक है भाई, मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना कम करंट इसमें जाएगा, मेजर करंट नीचे से होकर जाएगा। इसलिए आइडियल वोल्टमीटर में हम लोग जो बोल रहे हैं वही मानेंगे कि वोल्टमीटर से होकर करंट नहीं जाएगी, बस वो जहां दोनों जोड़ा है वहां का वो वोल्टेज नाप लेगा भाई। यही आइडियल हुआ। ये तभी संभव है जिसका इसका रेजिस्टेंस क्या हो? इन्फिनिटली लार्ज हो, बिकॉज इधर करंट ही ना बहेगी,
फिर वोल्टेज वो नाप रहा होगा। ठीक है, लिखा जाए और मीटर लिख दिए एंड एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई। अब इन्फिनिट नहीं लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं कि वो थोड़ा करंट बहेगा ही। एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक बात, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। तो ये हुआ आइडियल बिहेवियर। और आपके लिए क्या हुआ, मैं दोनों को एक लाइन जल्दी बोलूं तो क्या हुआ कि जहां ए लिखा है उसका रेजिस्टेंस 0 मानो और उस ए में जो करंट बह रहा है वो आंसर बोलो। जहां V लिखा है उधर से करंट मत जाने दो, V में करंट मत जाने दो, जैसे जा रहा जाने दो, लेकिन यहाँ इनका पोटेंशियल डिफरेंस उसका आंसर बोलो। जैसे यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे आई और वो V का आंसर बोल देंगे, तो ये आइडियल बिहेवियर होगा। और कुछ नहीं बोला है, ए भी कहीं बना सर्किट में, दे मीन क्या आइडियल, आप आइडियल मान के सॉल्व करोगे। ठीक है, ये हुआ मीटर और वोल्ट मीटर। एक इंस्ट्रूमेंट और पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले एक आप सुने होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, वो क्या हो देखिए जरा सा। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक सर्किट डिफाइन करी, देखिए कैसा उन्होंने प्रूफ करेंगे। आप हो सकता कैपेसिटर्स में क्वेश्चन चैप्टर में यूज भी किए होंगे, बट वहां पर आपको एप्लीकेशन सिखाया गया होगा। आज हम लोग उसको प्रूफ भी करेंगे ऐसा। और एक इधर से भी ये R1 R2 R3 R4 R5, ये A और ये B। एक दो रास्ते से जाने वाले, बीच में एक पुल है, बीच में ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज ने कहा कि इफ R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, ऐसा हुआ, then no current will flow through R5। उस ब्रिज के तो इस बीच में जो है इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। दिस सर्किट जो आपके सामने बना है, इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस का मतलब कि ऐसा रेशियो मेंटेन हो जाए कि बीच वाले जो रजिस्टर में कोई करंट फ्लो ना हो, तो उस कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन करते हैं। और वो कंडीशन है रेशियो क्या हो, बराबर हो जाए, R1 upon R2 इक्वल टू R3/R4 हो जाए। ठीक है, तो ये हम लोग अब प्रूफ इसका, ये इस कंडीशन का हम लोग प्रूफ लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग प्रूफ करना है कि अगर हम लोग उल्टा प्रूफ कर रहे हैं कि इसमें करंट नहीं आएगा तो ये होगा। ठीक है, कि इसका नाम रख लिया, इसका नाम CD रख लिए, C और D। इफ हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि CD में अगर करंट फ्लो ना हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो लिखा जाए इफ नो, इस डायग्राम का कॉन्टेक्स्ट लेके लिख रहे हैं हम। इफ नो करंट फ्लोज थ्रू, साथ साथ लिखिए सब लोग, फ्लोज थ्रू CD, देन VC इक्वल टू VD। क्यों? पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम है, डिफरेंस R है, रेजिस्टेंस है और I 0 है। I इक्वल टू V/R, तो I 0 है, R 0 नहीं तो V 0 होना चाहिए, डेल्टा V 0 होना चाहिए। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस 0 मतलब
VC इक्वल VD होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब चलिए मानते हैं इधर से करंट आई, इधर से गई करंट I1, इधर से गई I2, अलग अलग इधर से करंट आया, इधर से कितना करंट आया होगा अलग, I1 प्लस I2 आया होगा, इधर से गया I1, इधर से गया I2, और ऐसा इधर करंट नहीं जाना है, ये हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन शर्त है, तो I1 ऊपर से गुजर जाएगा यहाँ से, और इधर से गुजर जाएगा कौन, I2, बिकॉज इसमें करंट नहीं बहना है, फिर यहाँ से I1 प्लस I2 इधर पास कर जाएगा, सही बात, ऐसा हुआ। तो लिखा जाए, तो बताओ VA माइनस VC क्या होगा, VA है ये, VA माइनस VC क्या होगा, IR होगा, तो जाएगा I1 R1, ठीक है, एंड VA माइनस VD क्या होगा, तो I2 R2 होगा, देख रहे हो, VA माइनस VD इक्वल टू IR, V इक्वल IR लिख रहे हैं, ठीक है, और VD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD इज VC, सो और इसको और क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VC इक्वल टू I2 R2, देख रहे हो, तो इन दोनों को देखो, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यानी क्या हो गया, I1 R1 इक्वल हो गया I2 R2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, इधर आ जाओ, बताओ VC माइनस VB इक्वल क्या होगा, I1 R3 एंड VD माइनस VB इक्वल टू I2 R3 I2 R4, यहाँ आप देखो VD माइनस VB इक्वल टू I2 R4, बट VD को हम क्या लिख सकते हैं, VC माइनस VB, बिकॉज VD इक्वल टू VC हो गया I2 R4, ये हो गया। फिर अब इन दोनों से हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि I1 R3 इक्वल टू I2 R4, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R3 डिवाइड कर दिया इक्वल टू R2 बाई R4, यही शर्त हो गया। या ऐसे लिख सकते हैं कि R1 अपान R2 इक्वल टू R3 अपान R4, यही प्रूफ करना था, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। सही है, ये देखो R1 अपान R3, ये वाला रिजल्ट R1 अपान R3 इक्वल टू R2 बाई R4, दोनों सही है। ऐसे इक्वल ऐसे कर लो, चाहे ऐसे इक्वल ऐसे कर लो, बात सेम है। तो ये दिस सर्किट इज नोन एज पीटरसन ब्रिज, और ये इसका प्रूफ है। तो आगे से कहीं किसी डायग्राम में अगर ऐसा सर्किट कहीं आता है और ये रेशियो मेंटेन हो जाता है, तो आप इसमें करंट नहीं बहाएंगे तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, उसको सर्किट से हटा देते हैं। तो एक तरीका से ये हम हटा देंगे यहाँ से, ऐसा सेम चीज हो जाएगा। तो इसका फायदा होता है हमको कब, जब हम कहीं पर रेजिस्टेंस निकालते हैं, करंट निकालते हैं, है ना, तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार पीटरसन ब्रिज और उसका प्रूफ। अब इसी पे बेस्ट एक एक्सपेरिमेंट भी है आपके स्कूल में, और क्वेश्चन भी जेई में तो खूब आता है उस पर, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसको मिटाता हूं। अगला इंस्ट्रूमेंट हमारा होने वाला है कौन सा, शायद 6th, बल्ब, हीटर, गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, 5 हो गया। 6वां इंस्ट्रूमेंट है, ये तो कॉन्सेप्ट था ना, ये इंस्ट्रूमेंट नहीं कॉन्सेप्ट था। 6वां एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं मीटर ब्रिज। ये आपके लैब में एक्सपेरिमेंट भी है
और IIT JEE के एक्सपेरिमेंट लिस्ट में भी है। तो जो एक्सपेरिमेंट लिस्ट में जो चीज़ होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज वो फिर डाटा नहीं, आपको उसका ऑब्जर्वेशन टेबल से डाटा दे देता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलिए क्या होता है, पहले यूज क्या है इसका, मीटर बीज ये क्या यूज करता है, तो कहता है टू मेजर द रेजिस्टेंस किसी वायर का, किसी अननोन रेजिस्टेंस, किसी वायर का हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। कैसे, तो इस नाम है जो मीटर, एक्चुअली ये 1 मीटर लंबा एक वायर होता है और एक वुडन बेंच पे इसको कस दिया जाता है ऐसा। ये क्या बना रहा है अभी आपको हम समझाते हैं, पहले हम बना लें डायग्राम। एक्चुअली हमने ये जो बाहर के जो लाइन खींच रहे हैं, ये एक वुडन मान लीजिए एक ऐसा फ्लैट ऐसा वुडन एक बेंच हो गया बाहर वाला, उसमें ये जो बना है ये वाला सब, ये ब्रास का प्लेट्स है, प्लेट्स उसमें लगा कसा हुआ है उस वुडन में, और यहाँ पे एक नॉब, ये सब नॉब्स है जिसके बीच में हम वायर, स्क्रू है जिसपे हम वायर्स को कस सकते हैं। ठीक है, अब ये इससे इसके बीच में दूरी एग्जैक्ट 1 मीटर की होती है, ध्यान रहे, ये दूरी एग्जैक्ट आपका 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और नीचे में स्केल लगे, इसके नीचे भी स्केल भी लगी रहती है, ध्यान रहे इसके, ताकि आप नाप सके इस पर कहाँ से, यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर हम नाप सकते हैं, इस नीचे स्केल लगा रहेगा वायर के नीचे। अब क्या करते हैं कि इन दोनों, ये कुछ नहीं होगा, ये तो जस्ट ये प्लेट हो गया ताकि दोनों कनेक्शन बना रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कीज ऐसे लगी रहती है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं आर बॉक्स, मतलब क्या, रेजिस्टेंस बॉक्स। बताते हैं क्या होता है। और यहाँ पर जिस वायर का आपको रेजिस्टेंस निकालना उसको यहाँ जोड़ते, यही आर आपको निकालना है, यही आर, इसका आर निकाल, उसको यहाँ जोड़ दिया। यहाँ तक समझ आया। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा एक बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर, उसमें से सब नॉब्स की लगी रहती है, जो कि आप निकाल लेंगे उसमें से, उसकी पे रेजिस्टेंस नाम लिखा रहता है, ऐसा ब्रास का रहता है, की निकाल लेंगे तो ये बॉक्स उतना रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे डाल देगा, उतना, जैसे आपने यहाँ पे 10 कीज पे नाम, की पे हर की पे नाम लिखा होता है, तो अगर आपने 10 ओम का की ऐसे निकाल लिया तो आपके सर्किट में यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करना चालू हो जाएगा। इसलिए एक तरीके से ये नॉन रेजिस्टेंस, पता रेजिस्टेंस ये इतना है, अपने सुविधा से हम यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, एक नॉब यहाँ और होगा, उससे एक हम लोग गैल्वेनोमीटर यहाँ से हम जोड़ देंगे इस नॉब से। गैल्वेनोमीटर समझिए क्या होगा, एक एंड होगा, गैल्वेनोमीटर को 2 एंड होता है, ऐसा बात हुआ तो करंट आएगा जाएगा। दूसरे एंड से एक ऐसा जॉकी होता है, स्कूल में देखिएगा कभी ऐसा ही होता है, पेन जैसा होता है, वायर यहाँ जुड़ा होता है, जॉकी में तो ये वायर टच कर सकते कहीं, तो ये वायर जुड़ के यहाँ टच करने का उपाय होता है कहीं, इसको बोलते हैं जॉकी, यहाँ टच कर सकते हैं। अब हो गया, यह इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या चीज है, ये समझ गए क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस निकालना है उसको यहाँ कस दिए हैं, गैल्वेनोमीटर मिलके यहाँ निकाल लिए हैं। ये एक मीटर लंबा एक कंडक्टिंग वायर है। अब देखो वाला क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ से एक सेल जोड़ दी जाती है, सेल नहीं होता है स्कूल में तो वो लोग पावर सप्लाई से ही उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी है एक नॉन सेल यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पर ऐसा एक सेल जोड़ देंगे, या चाहे पावर सप्लाई यहाँ पर करंट दे देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बनाए हैं, इसकी जगह पे हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि बन क्या रहा है।
देखिए ये जो पॉइंट है इसका नाम रखते हैं हम लोग ए, इसका नाम रखे हैं बी। जहां पे गैलोमीटर जुड़ा है इस वाले, इस सबका पोटेंशियल सेम होगा। ब्रास का एक चपटा सा प्लेट होता है, इक्वी पोटेंशियल होगा सब जगह, सी हो गया। और जहां पे टच किए उसको हम लोग नल पॉइंट एन कहें। रुक जाओ और बढ़िया समझना है, पहले इसको डायग्राम को यहाँ बनाने दो मेरे को। देखो बाला कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ए और बी, ठीक बनाए। एक सी है और एक एन, यहाँ सी बनाए और यहाँ एन बनाए। देखो ये ए है तो भी ए होगा, ये ब्रास का एक कंडक्टिंग प्लेट है तो ए है तो ये भी ए होगा ना। तो एसी के बीच में यहाँ पर आरबी जुड़ा है, रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा है। और सी और बी के बीच में आपको जिसका रेजिस्टेंस निकालना है वो आर जुड़ा है, ठीक। ये ए से एन जब जा रहे हैं तो दूरी हो गई एक्स हो गई, तो इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं एक्स। हम लोग मान लेते हैं कि लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज आर ओम पर सेंटीमीटर। आर ओम पर सेंटीमीटर ये है रेजिस्टेंस है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया एक्स आर, और इसका कितना हो गया 100 माइनस एक्स आर, सही है। तो ए एन के बीच में एक तरीका से रेजिस्टेंस एक जुड़ गया, कितने ओम का, एक्स आर ओम का। और एन बी के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ गया, कितने का 100 माइनस एक्स आर ओम का। ये रेजिस्टेंस हो गया 100 माइनस एक्स इंटू बाहर आर ओम का, ठीक हो गया। अब जोड़ लेते हैं सी एन के बीच में गैल्वेनोमीटर, सी एन के बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ लिए, और ए बी के बीच में ये सेल जोड़ दिए। ये इस डायग्राम को अपने सर्किट डायग्राम बना दिए। ये एक्चुअल डायग्राम हो गया और सर्किट डायग्राम हो गया। अब क्या होना है बताइए। मैं कह रहा हूं कि ऐसी जगह ये एक्स यहां से टच किया है जॉकी को, गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, इसीलिए इसको एन को बोलते हैं नल पॉइंट। एन इज नोन एज नल पॉइंट। एन इज नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब गैलोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। एन टच कर दिया, डिफ्लेक्शन 0 हो गया। तो जब डिफ्लेक्शन 0 हो गया तो क्या होगा, इसमें करंट नहीं बह रहा, तो यहां करंट नहीं बहेगा। जब यहां करंट नहीं बहेगा तो क्या होगा, V2 क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो एट बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में करंट नहीं बहेगा तो ये V2 के हिसाब से क्या होना चाहिए, आर बी अपान एक्स आर इज इक्वल टू आर अपान 100 माइनस एक्स आर। आर से आर देखो वाला कट गया, तो यहां से आर कितना आ गया जो निकालना था, हो गया 100 माइनस एक्स अपान एक्स इंटू आर बी। बस आपको क्या करना होगा, सेल ऑन कर दिया, ये सब जोड़ लिया, और जॉकी से वो जगह पता लगाना होगा जहां टच करने से गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखाई दे। उस पॉइंट को नल पॉइंट कहिए। स्केल से क्या नाप लीजिए, एक्स। एक्स वो कुछ नहीं नापना है, एक्स नापते ही आरबी अपने की निकाला होगा, तो आरबी निकाले हैं तो जैसा आरबी निकले उसके हिसाब से एक्स आएगा। तो एक्स निकल गया, एक्स वैल्यू पुट कीजिए, आरबी निकाला ही है तो आपको क्या निकल गया, आर निकल गया, ठीक है। इसलिए यही इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट, जो क्या नापता है, अननोन रेजिस्टेंस नाप सकता है। नापना लेंथ है तो निकलेगा रेजिस्टेंस ओम, है ना। दिस इज नोन एज V2 ब्रिज इंस्ट्रूमेंट। कोई पूछे कि आरबी बढ़ाने से क्या होगा, आर घटेगा कि बढ़ेगा, तो कहना कुछ नहीं होगा। अरे आर तो रो एल बाई ए होता है ना, आरबी घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से एक्स बदलेगा, और ये दोनों का मिला के वैल्यू आर होगा। आरबी से क्या मतलब है, इस वायर का रेजिस्टेंस उस
और रेजिस्टेंस तो किस वायर का अपना फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, इस वायर का रेजिस्टेंस दूसरे वायर से क्या मतलब है, आर बी चेंज करोगे तो उसके हिसाब से एक्स चेंज होगा और आपका आंसर आर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ मेजर ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, आईटी में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे कुछ और इंस्ट्रूमेंट है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।